है दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जयंती में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम जानकारी सेज के अंतर्गत आपके लिए लाए हैं। उनमें से हम शुरू करते हैं कि जानकारी सेज के अंतर्गत क्या क्या मैटर गांधी जी के अंतर्गत आया है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, और 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा जी का जन्म 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके जन्मदिन को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। ये अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे और इनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके जो जन्म दिवस है, यानी इसको गांधी जयंती है, यह हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में आता है। जो 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं, एक गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और उन्हीं में से गांधी जयंती को भी सम्मिलित किया गया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म है, और इसलिए गांधी जयंती के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। और 15 जून, यानी जो राष्ट्रीय अवकाश होता है, पर यहाँ पे राष्ट्रीय अवकाश उस तरह नहीं होता कि कोई और काम बंद होते हैं, पर यह उत्सव मनाया जाता है। 15 जून 2007 को यह घोषणा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा एक प्रस्ताव की घोषणा की कि 2 अक्टूबर को, यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्रत्येक ईयर को। यह घोषणा की गई थी 15 जून 2007 को, यानी कब से शुरू हुआ? 2007 से यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस शुरू हुआ था, राइट। गांधी जी का गुजराती में जो गांधी का अर्थ होता है, गुजराती में पंसारी के नाम से जानते हैं, और पंसारी को यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं फूल बहेरा, यानी परफ्यूम बेचने वाले, परफ्यूमर, राइट। परफ्यूमर कहते हैं, गांधी जी को इंग्लिश में परफ्यूमर कहा जाता है। गांधी का अर्थ होता है जो गुजराती में माना जाता है। इनके पिताजी का नाम जो था करमचंद गांधी था, और माता पुतलीबाई थी। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और आपको याद हो गया होगा। सज्जन को इनकी जो माता थी सज्जन थी, धार्मिक स्वभाव की थी, तो इसलिए गांधी जी का जो धार्मिक वातावरण बहुत अच्छा रहा है। ये मांसाहारी नहीं थे, शाकाहारी थे। जब ये बाहर अफ्रीका वगैरह, बाहर इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनकी जो बुक एक है सत्य के प्रयोग, उसको आप रीड करिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी। काफी अच्छी बात है, इन्होंने अपनी खुद आत्मकथा के रूप में उसको लिखा है। गांधी जी का जो विवाह है लगभग 6 वर्ष बड़ी कस्तूरबाई मक्कनजी से 1883 ईस्वी में हो गया था। ये महज उस समय 13.5 वर्ष के थे जब इनका विवाह हुआ था। और इनकी जो वाइफ थी, जिनका नाम है कस्तूरबाई मक्कनजी, ये कस्तूरबा जी का पहला नाम है, जो पहले उनका बहुत बड़ा नाम था, कस्तूरबाई मक्कनजी। उनसे हो गई थी जो 6 मंथ पहले उनसे बड़ी थी। इनकी पत्नी के पहले नाम को छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया था। लोग इनकी पत्नी को बा के नाम से भी बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी बा के नाम से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता था, लोग इन्हें पहचानते थे। तो बाई मक्कन जी को ही कस्तूरबा नाम दे दिया गया था, उसको शॉर्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया था। और इनका विवाह 1883 ईस्वी में महज 13 वर्ष की आयु में हुआ था। यह उनके माता पिता ने करवाया था, और उस समय बाल विवाह प्रचलन में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ये आपको याद होगा। गांधी जी के जो 4 पुत्र भी हुए, जिनमें से थे हरिलाल गांधी जो कि 1888 में पैदा हुए थे, मणिलाल गांधी 1892 में पैदा हुए थे, और रामदास गांधी 1897 में जन्मे थे। देवदास गांधी 1900 में इनका जन्म हुआ था, राइट। इसके बाद जानते हैं आगे कि अपने 19वें जन्मदिन के अवसर पर ये गांधी जी हैं और इनकी वाइफ हैं, जब इनके विवाह हुआ था उसके कुछ, इंग्लैंड में जब ये गए थे तब उसके बाद की है, उसके समय की है इनकी फोटो। तो गांधी जी जो अपने 19वें जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले ही 4 सितंबर 1888 को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो गांधी है लंदन में कानून की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड इसलिए गए थे बैरिस्टर बनने के लिए क्योंकि क्या था कि इनके जो परिवार वाले थे, यानी इनके जो माता पिता, ये लोग से परिवार वाले थे, ये इन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, बैरिस्टर बनाना चाहते, इसलिए ये खुश भी तो नहीं थे, लेकिन फिर भी ये गए थे उनकी इच्छाओं के लिए। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य और सच्चाई व्यापक खोज से समर्पित दिया है। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग का नाम भी दिया है। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी सत्य के प्रयोग, जिसका भी उन्होंने बताया। तो गांधी जी हमेशा
अपने जीवन को सत्यनिष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ जिए हैं और व्यापक खोजों को समर्पित किया और अपने आप पर प्रयोग करते हुए, अपनी गलतियों को ध्यान देते हुए, सुधार करते हुए आगे बढ़े हैं। गांधी जी का द्वारा जो मौलिक रूप से लिखित पुस्तकें हैं, 4 हैं। उनके जो मौलिक रूप से उन्होंने मुख्य पुस्तकें लिखी 4 हैं। जिनमें से है एक हिंद स्वराज दक्षिण, जो आपका हिंद स्वराज, और दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह, जो पहला इनका सत्याग्रह था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग जो इनकी आत्मकथा है, तथा गीता पदार्थ कोश, संपूर्ण गीता की टीका, इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। गांधी जी आमतौर पर गुजराती में ही लिखते थे। ये गुजरात के रहने वाले थे तो गुजराती में ही लिखते थे, परंतु अपनी किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करवाते थे या फिर कर देते थे। इसके बाद आगे देखते हैं कि गांधी जी के एक सफल लेखक के रूप में भी सामने आए हैं। उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तकें लिखी, सत्य के प्रयोग, बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी। उन्होंने पूरा अपना अनुभव उसमें शेयर किया है। कई दशकों तक वे अनेक पत्रों का संपादन कर चुके हैं और जिनमें से हरिजन पत्रिका, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, यंग इंडियन आदि सम्मिलित है। जब भारत में वापस आए तो उन्होंने नवजीवन पत्रिका का भी संपादक किया, नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका निकाली, और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को जागरूक किया और आंदोलन के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से इन्हें आम जन लोग महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को बताओगे महात्मा गांधी के नाम से इनको तब जानने लगे जब इन्होंने पहला आंदोलन भारत में आके किया था। भारत के लोगों ने इन्हें पहचाना, समझा और महात्मा की उपाधि दे दी। महात्मा शब्द जो है संस्कृत भाषा के महान आत्मा से होता है और इन्हें सबसे पहले महात्मा के नाम से कहा जाता है कि सबसे पहले महात्मा के जो नाम है वो 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने संबोधित किया था। महात्मा का जो नाम से संबोधित इनको सबसे पहले 1915 ईस्वी में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने संबोधित किया था। परंतु मत यह भी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। लेकिन सही मायने में यदि कहा जाए तो गांधी जी को उनके न्याय और सत्य के सराहनीय बलिदान के लिए महात्मा नाम मिला है। महात्मा का अर्थ ही होता है महान आत्मा। रविन्द्रनाथ जी ने उन्हें 12 अप्रैल 1919 ईस्वी में अपने लेख में बापू नाम से संबोधित किया था। 12 अप्रैल 1919 में एक लेख लिखते हैं, उसमें उनको बापू नाम से, यानी बापू में पिता के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। भारत सरकार प्रतिवर्ष उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को, विश्व के नेताओं और सामाजिक नागरिकों के महात्मा गांधी शांति पुरस्कार भी पुरस्कृत करती है। एक ये महात्मा गांधी जो इनको नाम है उनमें से इनके शांति के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते थे, तो भारत सरकार प्रतिवर्ष उल्लेखनीय जो सामाजिक कार्य करते होते हैं या विश्व के ऐसे नेता होते हैं जो समाज में कार्य करते हैं, नागरिकों को जो ऐसे नागरिक होते हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं, उनको महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से सरकार प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत करती है। और दक्षिण अफ्रीकी नेल्सन मंडेला, जो कि जाति मतभेद और पार्थक्य में उन्मूलन में संघर्षरत रहे, उन्हें यह पुरस्कार मिला था और वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी शांति पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति यानी विदेशी व्यक्ति हैं। राइट। एक इसी के आगे एक और भी बात आती है कि एक जानकारी इंपॉर्टेंट है कि आरटीआई क्या होता है। आपका जो भारत में एक इंफॉर्मेशन विभाग होता है, सूचना इंफॉर्मेशन विभाग होता है, अधिकारों का सूचना विभाग होता है। उसमें एक उन्होंने उससे एक जवाब मांगा था भारत में रिजर्व बैंक वगैरह से, तो केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से एक जवाब मांगती है। उस जवाब के तहत केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक यह बताता है कि नोट के दाहिनी तरफ पहले अशोक का चिन्ह जो था कि शेर वाला जो चिन्ह था वो पहले लगा रहता था, तो उन्होंने बताती है कि दाहिनी तरफ गांधी जी की तस्वीर को छापने की सिफारिश की गई थी 13 जुलाई 1995 को। आरबीआई ने केंद्र सरकार से की थी, यह सिफारिश की थी कि आरबीआई ने केंद्र सरकार से की थी, केंद्र सरकार ने इसको मान्यता दे दिया। उसके बाद आरबीआई ने 1996 में नोटों में बदलाव का फैसला लिया और अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो का इस्तेमाल किया गया। अब तक आप देखते होंगे 10, 20, 50, 100 और 1000, 500 के नोट, जो पहले 1000, 500 उसमें भी आपका गांधी जी की फोटो थी और अभी आपके जो गांधी जी की फोटो आपको एक देखने को मिलती होगी। तो ये फोटो का जो पहले जो सिफारिश की गई थी वह की गई थी आरबीआई और के द्वारा की गई थी केंद्र सरकार के लिए, तो केंद्र सरकार ने इसको मान्यता दे दिया था और 1996 में यह नोटों में आने लगी थी। 1996 डेट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी, इनकी हत्या 30 जनवरी पे हो जाती है। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब गांधी जी
कि जहाँ पे रहते थे वहाँ शाम को रोज टहलने जाते थे। तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली में स्थित बिरला हाउस में यानी बिरला भवन में गोली मारकर कर दी जाती है। वे रोज शाम को वहां किया करते थे, घूमा करते, टहला करते थे। 30 जनवरी की शाम जब वो संध्याकालीन में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे उनके पैर छूने का अभिनय करते हुए उनके सामने आते हैं और उन पर बैरेटा पिस्टल से किससे बैरेटा पिस्टल से 3 गोलियां दाग देते हैं। उस समय गांधी जी जो थे अनुचरों के यानी उनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उनके जो बहुत अच्छे पसंद करने वाले थे, तो उनके बीच में वो घिरे हुए थे। तभी वहां पे नाथूराम गोडसे जी गोडसे आते हैं और बैरेटा पिस्तौल से उनको 3 गोलियां मार देते हैं, जिनके बाद उनकी डेथ हो जाती है, यानी देश के शहीद हो जाते हैं। इतने अच्छे काम करने वाले महान आदमी दुनिया से चल बसते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने 30 जनवरी को जब ये घटना होती है, उसी में से आगे चल के 30 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम में राष्ट्रीय गांधी स्मृति दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम विदेशों में भी इनकी बहुत चर्चाएं हैं। तो 30 जनवरी को राष्ट्रीय गांधी स्मृति दिवस यूनाइटेड किंगडम में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कई देशों के स्कूलों में अहिंसा और शांति का स्कूली दिन मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में स्पेन में हुई थी। वे देश जिनमें दक्षिण गोलार्ध कैलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं, वो 30 मार्च को यह दिवस मनाते हैं, राइट। इसके आगे देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को 6 जुलाई को, यानी कहा जाता है कि सुभाष चंद्र जी ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो महात्मा गांधी जी को 6 जुलाई 1944 को जो रंगून में रेडियो प्रसारण का चल रहा था, वहां पर राष्ट्रपिता कह करके महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हैं और उनसे आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगते हैं। आजाद हिंद फौज को आपको पता है नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, वही इनसे आशीर्वाद और शुभकामनाओं की अपेक्षा रखते हैं, उनसे मांगते हैं। यानी सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। गांधी जी का जो सत्याग्रह प्रवासी वकील थे, यानी गांधी जी का सत्याग्रह प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से शुरू करते हैं और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत आए थे और भारत को समझा। यहाँ पे जब भारत आए तो पूरे भारत को उन्होंने भ्रमण किया। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इनको बताया और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत को समझा। उसके बाद इन्होंने आंदोलनों का भरमार कर दी और अंग्रेजों को अपने देश से निकाल दिया। आगे देखते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु प्रमुख भारतीय नेता थे जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उस समय कांग्रेस कमेटी को संभाल रहे थे। गांधी जी का पहला भारत में आंदोलन चंपारण था। याद रखिए, गांधी जी का पहला भारत में आंदोलन चंपारण था। इसके अब आगे समझते हैं गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गांधी जी कैसे क्या किया और दक्षिण अफ्रीका में कैसे वो रहे। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1893 ईस्वी में गए थे और 1914 ईस्वी को, मतलब 1893 ईस्वी को भारत से चले गए थे। वहां उन्होंने 14 ईस्वी में काम किया। 14 ईस्वी के पहले जो उन्होंने काम किया उसके बारे में भी जानेंगे। साथ में कुछ ऐसी घटनाएं भी उनके साथ जो घटी जो बहुत आश्चर्य कर देने वाली हैं कि ऐसे महान व्यक्ति के साथ ऐसे जब घटनाएं घटती हैं तो व्यक्ति सामने उभर के आता है। इसलिए जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्रॉब्लम से घबराइए नहीं, प्रॉब्लम का डट के सामना करिए, आगे आने वाले समय को और बेहतर बनाने का प्रयास करिए। समस्याएं आती जरूर हैं पर एक बहुत बड़ी सीख दे के जरूर जाती हैं, याद रखिएगा। आती हैं वो जाने के लिए ही आती हैं और जाते जाते एक बहुत बड़ी सीख जरूर दे जाती हैं। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। तो जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कैसे रहे, कैसे क्या उन्होंने किया। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों का भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी के कोच की वैध टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, उन्हें काला कह करके। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की उन्हें मार भी झेलनी पड़ी थी और उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अफ्रीका में कई होटलों में उन्हें वर्जित कर दिया गया था और इसी तरह बहुत सी घटनाओं में यह भी थी कि जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने के लिए आदेश दिया, जिसे उन्हें मानना अस्वीकार कर दिया, माना ही नहीं, उनको मना कर दिया। सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ ले आई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी। इसलिए कहा जाता है जब भी समस्याएं आती हैं, कुछ भी आपके लिए विरोध होता है तो उसके लिए आप परेशान और निराश मत हो जाइए,
क्योंकि समाज का काम ही है ऐसा करना। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है और सफलता नजदीक ही होती है। सामाजिक अन्याय के प्रति जब जागरूकता कारण बन जाती है तो उसमें कई सारी बातों को उनको बोलने में, समझने में, काम करने में मदद करती है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर जब हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न भी उठाए और उनका विरोध भी किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कई आंदोलन भी किए थे, जिनमें से वहाँ के लोगों को अधिकार दिलवाए थे और काफ़ी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे भी की थी। इसके बाद इनका आगमन होता है 1915 ईस्वी में भारत में आगमन होता है। तो भारत में जब आगमन होता है स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारत में उन्होंने संघर्ष किया। जो आते तो 1915 में है, लेकिन आने के बाद ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, उसके बाद समझते हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष इनका शुरू होता है 1916-17 से। पहला अभ्यारण चलता है चंपारण अभ्यारण में। तो समझते हैं चंपारण अभ्यारण को। इसमें क्या था कि महात्मा गांधी जी 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं और इसी आयोजन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी राजनीति की दिशा बदलकर रख दी। यानी उनको बिल्कुल सबके सामने उभर कर सामने ले आया और उनके लिए बहुत सारे रास्ते भी खुल गए। वो व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल। इस शख्स का नाम जो था राजकुमार शुक्ल था। इस सीधे साधे लेकिन जिद्दी शख्स ने उन्हें अपने इलाके के किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों के द्वारा उनके शोषण की दास्तान बताई और उनसे यह गुजारिश की कि उन्हें दूर करने में हमारी सहायता करें। उनसे आग्रह किया, उनको अपने यहाँ भी ले गए। तो गांधी जी की जो पहली मुलाकात राजकुमार शुक्ल से प्रभावित हुए, जो उनकी पहली ही मुलाकात में उनसे इतना प्रभावित हो गए कि वहाँ उनको चले गए और उनकी सहायता भी की। यही वजह थी कि उन्होंने उसे टाल दिया, लेकिन राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बार बार मिलकर उन्हें अपना आग्रह मानने पर बाध्य भी करते रहे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 4 महीने बाद ही चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए अपनी भूमि का 15% हिस्सा नील खेती करनी होती थी। ये अंग्रेजों का आदेश था कि आपकी जो भूमि है उसका 15% हिस्से पे आपको केवल नील की ही खेती करनी है। और नील की खेती में क्या होता था कि प्रॉब्लम होती थी, जमीन बाद में बंजर हो जाती थी, उसमें दोबारा अनाज अच्छा पैदा नहीं होता था। इससे हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए वहाँ पे गांधी जी जाते हैं और वहाँ के लोगों का भरोसा जीतते हैं और इस तरह गांधी जी बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है, क्योंकि चंपारण बिहार में है। तो बिहार में वहाँ पे जाते हैं, उनको मुक्ति दिलाते हैं और वही अंग्रेजों के जो अत्याचार थे उससे उनको दूर कराते हैं और बिहार से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। चंपारण का किसान आंदोलन 1917 में हुआ था और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का जो रूल अपनाए थे, सत्याग्रह में अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग किया था और चंपारण की धरती पर ही किया। यही उन्होंने यह भी तय कर लिया था कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा का नाम दिया गया, यानी महात्मा की उपाधि दी गई और देश के बहुत अच्छे खास व्यक्ति जो थे, यानी बहुत अच्छे वकील वगैरह थे, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए और आचार्य कृपलानी जी हो गए, मजहरुल हक जी हो गए, ब्रजकिशोर प्रसाद जी हो गए, जैसे महान विभूतियों से भी आंदोलन में इनसे भेंट होती है और आगे की रणनीति यहीं से बनाना शुरू कर देते हैं। जब वे 1917 में चंपारण में रहते हैं, वहाँ पर जब आंदोलन करते हैं तो वहाँ पर जो इतने सारे उन्होंने कई सारे उनको बातें देखते हैं, वहाँ पे कार्यक्रम देखते हैं, जैसा भी होता है उनसे मन इनका बहुत द्रवित होता है और इसी के साथ ये वहाँ से अपने आप को एक कपड़े में ढाल लेते हैं और काम करना आगे शुरू करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि एक और आंदोलन होता है खेड़ा सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था और 1917 में चंपारण भी हुआ था। ये गांधी जी जब चंपारण गए थे तब ऐसे थे, इस प्रकार का हुलिया में वहाँ पे गए हुए थे। तो खेड़ा सत्याग्रह में समझते हैं कि क्या था कि खेड़ा सत्याग्रह 1917 में ईस्वी में होता है। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के, यानी गुजरात के खेड़ा नामक जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। इसमें प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा गया था। इस आंदोलन में उनको जो ज़्यादा कर ले रही थी, वहाँ पे जो पैदावार उन्होंने करवाई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, 1/4 भी पैदावार नहीं हुई थी, लेकिन वो अंग्रेज कर ले रहे थे। तो उसके कर से मुक्ति देने के लिए गांधी जी ने वहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया और वहाँ पे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध उनको कार्रवाई की। लेकिन अंग्रेजों ने मानना तो नहीं चाहते थे उनकी बात, लेकिन मान लेते हैं, फिर भी लिखित रूप से या फिर उसको बिल्कुल मजबूत रूप से नहीं मानते हैं। इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से मेन शुरू हो जाता है
काम स्वतंत्रता संग्राम का। तो स्वतंत्रता संग्राम का असहयोग आंदोलन जैसे क्या होता है कि आपको पता होगा कि 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ सत्य के रूप में उपयोग किया। पंजाब में अंग्रेजी फौजों द्वारा भारतीयों पर 13 अप्रैल 1919 पर जलियांवाला नरसंहार किया गया था। अमृतसर के नरसंहार के नाम से भी जिसे हम जानते हैं पंजाब में है। वहाँ पे जब सभी लोग एक जगह ग्रुप में बैठे हुए थे, वहाँ पे जनरल डायर आता है और तोप लगा देता है गेट पे और बंदूकों की बौछार करवा देता है, जिससे काफ़ी हजारों लोग शायद मारे भी जाते हैं, घायल भी होते हैं। और उनमें से जो भी गांधी जी और नेहरू जी बाद में जब उन्हें देखने जाते हैं तो उनका मन बहुत द्रवित होता है। वहाँ से अंग्रेजों के प्रति बिल्कुल ही छुटकारा ले लेते हैं। अंग्रेजों पहले ये बहुत समर्थक करते थे गांधी जी, लेकिन बाद में जब जलियांवाला हत्याकांड होता है उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं और देश के सभी लोगों के साथ जुड़ करके अंग्रेजों को बाहर निकालने में नई नई रणनीतियों के साथ आगे आंदोलन चलाते हैं। देश को भारी आघात पहुंचाया, जिसमें जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी थी। गांधी जी ने ब्रिटिश के राज और भारतीयों द्वारा प्रतीकात्मक रवैये को दोनों की ओर, उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और पार्टी में आरंभिक विरोध के बाद दंगों की भर्त्सना की। गांधी जी ने भावात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की और सभी हिंसा और बुराई को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, किंतु ऐसा इस नरसंहार और उसके बाद हुई हिंसा में गांधी जी ने अपना मन संपूर्ण सरकार और भारतीय सरकार कब्जे वाली संस्थाओं में संपूर्ण नियंत्रण लाने में केंद्रित किया और काम आगे बिल्कुल इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध इतने हो गए कि इन्होंने कई सारे आंदोलनों को भी शुरू कर दिया। जल्द ही स्वराज और संपूर्ण व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और राजनीतिक आजादी के बदलने वाला दिन आ चुका था। उनका दिल यानी द्रवित हो गया था और उनका मन परिवर्तित हो चुका था। दिसंबर 1921 में गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। यानी 1921 में पहली बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज्य के नाम वाले एक नए उद्देश्य के साथ संगठित किया जाता है। इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटेन की शैक्षिक संस्थाओं तथा अदालतों का बहिष्कार करती है और सरकारी नौकरियों छोड़ने तथा सरकार के प्राप्त तमाम सम्मानों, यानी कई सारे सम्मान मिलते थे उस समय दिए जाते थे। पंजाब के वगैरह को दिए गए थे, लौटा दिए थे। ऐसे कई सारे सम्मान मुंशी वगैरह के सम्मान अंग्रेज देते थे, पद दिया करते थे, उपाधि दिया करते थे। उन सभी उपाधि को लौटाने की अपील करते हैं और असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यानी असहयोग को दूर से अपील और सफलता मिली, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने, जनता ने जोश और भागीदारी दिखाई। जैसे ही आंदोलन अपने शीर्ष पर पहुंचा, वैसे फरवरी 1922 में इसका अंत, फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड में एक चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें एक चौरी चौरा स्थान पर एक घटना घटती है कि जनता बहुत आक्रोशित थी जलियांवाला हत्याकांड के तहत। तो वहाँ पे जो पुलिस होती है चौरी चौरा कांड पे, वहाँ पे पुलिसों पर ये हमला कर देते हैं, पुलिस को बंद कर देते हैं, अंदर आग लगा देते हैं, जिंदा पुलिस को जला देते हैं। जिसके बाद आंदोलन गांधी जी को बंद करना पड़ता है। चौरी चौरा के उत्तर प्रदेश में भयानक द्वेष के रूप में अंत हुआ और आंदोलन द्वारा हिंसा का रूप अपनाने के डर से ध्यान में रखते हुए, इस विचार करते हुए उन्होंने सभी कारणों पर पानी फिर जाएगा। गांधी जी ने व्यापक असहयोग के इस आंदोलन को वापस ले लिया और गांधी जी पर गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करने का भी आदेश आ गया और 10 मार्च 1922 को राजद्रोह के लिए गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। 10 अप्रैल जब 1922 को उन पर मुकदमा चलाया जाता है, उसके 6 साल के लिए उन्हें कैद भी सुना दी जाती है, सजा सुनाई जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और 18 मार्च 1922 से लेकर के वो 2 साल तक जेल में बिताए, क्योंकि उनके प्रॉब्लम हो जाती है और उन्हें 1924 में रिहा कर दिया जाता है आंतों के ऑपरेशन के लिए। जब आंतों को रिहा कर दिया जाता है, उन्होंने 2 साल ही जेल में बिताए थे। इसके साथ जब आंदोलन बंद हो जाता है, फिर आंदोलन बाद में शुरू होता है, ऐसा नहीं है। फिर बाद में इतना इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो ऐड की गई थी, आंदोलन बाद में भी शुरू होता है। इसके बाद एक और आंदोलन शुरू करते हैं, जो कि नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये नमक सत्याग्रह आंदोलन ऐसा आंदोलन था कि जो अंग्रेज लोग थे, वो वहाँ पे डांडी नामक स्थान पे नमक पर कब्जे किए हुए थे, तो नमक पर भी टैक्स लगा रखे थे, नमक को ही बनाने पर भी टैक्स लगा रखे थे। नमक कहते थे भारतीय नहीं बना सकते, उन्हें पैसा देना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने नमक तोड़ो कानून एक चलाया, यानी नमक तोड़ कानून अपने नाम पढ़ा होगा, तो जिसको नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है।
ये आपके देखिए गांधी जी आपका नमक तोड़ रहे हैं, नहीं नमक सुखा करके उसको उठा करके नमक कानून तोड़ो चलाया था। तो दांडी यात्रा या नामक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य किया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य यहीं से शुरू हो जाता है। 24 दिवसीय मार्च 24 दिवसीय मार्च में क्या होता है, चलना, यानी 24 दिन लगातार चलते चलते दांडी के लिए पैदल जाते हैं, पैदल यात्री पैदल दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी मार्च में से होता है चलना, 24 दिवसीय मार्च यानी 24 दिन पैदल चल के जाते हैं। और 12 मार्च, ये मार्च मतलब ये मंथ वाला मार्च है, तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक का यह चलता है, यानी 12 मार्च 1930 से शुरू करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को यह वहाँ पे दांडी पहुँच जाते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि अहिंसक विरोध और प्रत्यक्ष कार्रवाई के अभियान के रूप में चलाया गया था। इस मार्च का एक अन्य कारण यह भी था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूत उद्घाटन की आवश्यकता थी, जो उद्घाटन दांडी मार्च से हो चुकी थी। और जो लोग अधिक लोगों को गांधी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया, और गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। उन्होंने 78 भरोसेमंद वो स्वयंसेवकों से पूछा, मीटिंग बुलाई कि आप लोग यदि मैं वहाँ पे यदि हमें मारते भी अंग्रेज तो हम वहाँ पे उनको हाथ नहीं उठाएंगे, उनको आस्था नहीं उठाएंगे, हम लोग अहिंसावादी हैं, अहिंसा से काम लेंगे। तो जो लोग उनको तैयार हुए थे, 78 लोग तैयार हुए थे। और आप लोग देखते होंगे पुराना जो 500 का नोट आता था, गांधी जी चलते थे आगे, चल रहे थे ना, तो वैसे वही फोटो इनमें लगाई गई थी। उस फोटो पे 78 लोग ही उसमें गए थे, लेकिन बाद में काफी आसपास के लोग जुड़ते गए इस मार्च पे। तो भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने लगभग 200 मील की जो यात्रा थी, लगभग कहा जाए 386 यानी 390 किलोमीटर के आसपास ये इन्होंने 390 किलोमीटर दूरी यात्रा इन्होंने तय की थी 24 दिनों में। क्या बात है। और साबरमती आश्रम से दांडी तक गए, जिसे उस समय नवसारी के नाम से जाना जाता था। दांडी जो यात्रा जो करने गए उस समय से नवसारी के नाम से जाना जाता था, जो अब गुजरात में राज्य में स्थित है। रास्ते में भारतीयों की बढ़ती संख्या उनके साथ जुड़ गई, यानी भीड़ कई सारी जुड़ गई। जब गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक कानून 5 को पहुंच गए थे, तो सुबह फिर 6 बजे 1930 को ये 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक कानूनों को तोड़ देते हैं। नमक कानून तोड़ा और इसमें लाखों भारतीयों द्वारा नमक कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने में सविनय अवज्ञा के कृत्य के रूप में जन्म लिया। दांडी में वाष्पीकरण कर द्वारा नमक बनाने के बाद गांधी तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते गए लगभग 40 किलोमीटर का इन्होंने एरिया तय किया था कि हमें पैदल चल के इसको नमक कानून बिल्कुल खत्म करना है। और साथ साथ नमक बनाते गए और रास्ते में सभाओं को संबोधित करते गए, सभा बनाते गए, लोगों को जागरूक करते गए, मोटिवेट करते गए। इसके बाद आता है इनका एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता था, पूना समझौता, जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट यानी पूना समझौता, जिसके नाम से जाना जाता है, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में, कहाँ हुआ था, पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में यह घटना घटी थी। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी सांप्रदायिक रूप से संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। और साथ में ये भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन आयोग को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में से पहले 71 जो हुआ करती सीटें, उनमें से 27 कर दी गई और आरक्षण कुल 18% प्रदान कर दिया गया। इस 18% आरक्षण के लिए भीम अम्बेडकर जी मान जाते हैं। उन्हें मानना इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि गांधी जी अनशन में बैठ जाते, खाना पीना छोड़ दे। 6 दिन के अनशन के बाद अम्बेडकर जी को लगा कहीं दिन की डेथ हो गई, प्रॉब्लम हो गया, तो फिर इसलिए चले जाते हैं और इनका समझौता हो जाता है। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन अंतिम आंदोलन के रूप में शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। और यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेज कह रहे थे कि हमें भी हमारा साथ दो, पहले में तो साथ दिला देते हैं, जनता भारत की साथ देती है तो ये जीत जाते प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में कहते कि हमारा फिर साथ दे दो, हम आजाद कर देंगे आपको। लेकिन इस बार भारत की जनता होशियार हो गई थी, चकमे में आने वाली नहीं थी। तो 8 अगस्त द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही 8 अगस्त 1942 को यह भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होता है। और यह आंदोलन था कि जिस लक्ष्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना और यहाँ से निकाल के बाहर फेंकना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू होता है और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड से ठीक
17 साल बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। आप देख रहे होंगे इस तस्वीर में, इसमें पूरी एक जो यात्रा यानी भारत छोड़ो आंदोलन का विद्रोह यानी आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग जा रहे हैं। और इसके तुरंत बाद तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए फैसला लिया और 8 अगस्त 1942 की शाम मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। कौन सा? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। और हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश के भर में युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की जो समस्या को लेकर के यानी तोड़फोड़ करते हुए कार्रवाइयों को जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे महासमाजवादी सदस्य भूमिगत गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में जो सतारा पे और पूर्व में मेदिनीपुर जिले में स्वतंत्र सरकार प्रतिसार की स्थापना कर दी गई थी। आंदोलन के तहत जीत गए एरिया तो वहां पे कर दिया। और अंग्रेजों ने आंदोलन को काफी सख्त रवैये के साथ दबाने की कोशिश की, लेकिन दबाने में बहुत सफल तो हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा समय लग गया। फिर इसके समय लगा, लेकिन आजादी के लिए इन्होंने मान भी जाते हैं। इसके बाद इतना ही इसमें आंदोलन चलते हैं, फिर आजाद हो जाता। बाद में भारत का विभाजन तो हो चुका था। विभाजन के लिए इसके 40-45 में फिर एक कानून आता है भारत के संविधान बनाने के लिए, और उसी के साथ भारत को 2 भाग में विभाजित कर दिया जाता है। एक पाकिस्तान यानी जिन्ना जो नेतृत्व कर रहे थे, और एक भारत। इसके बाद देखते हैं राजघाट समाधि स्थल। महात्मा गांधी जी से जुड़ा ये बहुत बड़ा शब्द है, राजघाट समाधि स्थल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चनों में पेपरों में आता भी है। तो समझते हैं राजघाट समाधि स्थल जो महात्मा गांधी जी के 30 तारीख इनके डेथ हो जाते हैं, इनके अंतिम संस्कार के दिन जहाँ पे हुआ अंतिम संस्कार होता है, उस स्थान को चिन्हित करके वहां पर कि दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार होता है, वहां पर काले संगमरमर के साथ इनकी समाधि स्थल बना दी जाती है। तो समझते इसमें जानकारी कुछ है कि दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल है और काले संगमरमर से बनी हुई है। उनके अंतिम शब्द थे राम, जो उन्होंने अंतिम शब्द बोले थे राम, तो वही राम शब्द यहाँ पे हे राम उद्धृत है। जब उनको गोली लगी थी उन्होंने हे राम बोला था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हे राम शब्द यहाँ पे उद्धृत किया गया है। अब यह एक सुंदर उद्यान के रूप में ले लिया, बहुत अच्छा बगीचे के रूप में ले लिया है, और यहाँ पर सुंदर फव्वारे और अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पास एक शांतिवन भी है, जहाँ पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल भी बना हुआ है। भारत आने वाले विदेशी उच्च अधिकारी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट अवश्य आते हैं, और भारत में भी इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। उनके राजघाट में जब भी कोई उस तरह काम होता है तो यहाँ पे आते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं नेता लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक लौ जलती है, अखंड लौ हमेशा जलती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, राजघाट संबंधित थी। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।